जय हिंद प्यारे साथियों जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने परिवार वीरू जी के जिस ऑफिशियल पर। प्यारे साथियों जी, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पॉकेट डीके का जो पॉलिटी है इसका पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं। और इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग जो है वो टॉपिक हमारा 5 है, इसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं से शुरू करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी टॉपिक है ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से देख लीजिएगा। सबसे बढ़िया क्या रहता है कि आप चैनल के प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहां से जो है पूरा सीरियल बाई जो है पार्ट बाई पार्ट करके बना दिया गया, तो आप वहां से देख सकते हैं। एंड यही बात करते हैं तो ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो है। एंड सब्जेक्टिव वाला जो है आपको रफ्तार सीरीज चैनल पर चल रही है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। एंड साथ ही वीडियो अपने आप में एक बेहतरीन वीडियो बनेगा उन सभी एग्जामों के लिए जो आपको भारत में की जाती है। अभी प्रेजेंट में बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, तो आपको जो है जोड़ो तोड़ो से जो है इन सारी वीडियो को अंत तक देखनी है हमारे साथ। यही बात करते हैं कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं। एंड इन सभी का जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग प्रश्न से शुरू करने वाले हैं, बहुत ध्यानपूर्वक से आप देखिएगा। जिसमें पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। ध्यान से देखिएगा, ऑलरेडी ये प्रश्न जो है 38 बीपीएससी प्री में प्रश्न पूछा गया है। तो कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कहता कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कहता है कि भारत में जो है एक प्रकार की हम कह सकते, भारत में जो है वो सरकार की संघीय और एकात्मक यानी फेडरल एंड यूनिटरी दोनों प्रकार की प्रणाली है। एंड यही बात हमारा सही है। ये हमारा जो भारत सरकार है ये कि संघीय और एकात्मक यानी कि फेडरल एंड यूनिटरी दोनों प्रकार की एक प्रणाली है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली भी प्रकार की हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है एक प्रकार की कैसी है प्रणाली है, तो ये संवैधानिक संघीय गणराज्य की प्रणाली है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगी, 20 का राइट आंसर हो जाएगी। यही नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो बोला जा रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के कारण क्या है। तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आपको पता होगा। इसकी कारण क्या है, कारण इतनी सी है कि यह अपने जो है सभी नागरिकों के साथ उनके धार्मिक विश्वासों के बिना एक जैसा व्यवहार करता है। मतलब कि यहाँ जो है ये अपने सभी जो नागरिक है उनके साथ बिना, बोल सकते हैं कि जो धार्मिक विश्वास है उनके बिना एक जैसा व्यवहार किए हुए जो है वो क्या कहते हैं, मतलब कि व्यवहार करते हैं। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। मतलब यहाँ पे जो है भारत में सभी धर्मों का जो है एक तरह से समान जो है वो महत्व दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट ही बात करते हैं। तो अगला दिया अथवा प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ ही होता है हमारा कि धर्म विरहित राष्ट्र, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, धर्म विरहित राष्ट्र। ये देखिए ऑप्शन ऐसा दिया गया कि आपको कंफ्यूज कर सकता है, इनकी धार्मिक राष्ट्र नहीं, धर्मनिरपेक्ष का राष्ट्र होता है धार्मिक राष्ट्र नहीं। धार्मिक राष्ट्र का मतलब कि जैसे कोई एक धर्म का हो, जिससे मतलब सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म ही हमारे से भारत रहता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिर्फ एक धर्म का अगर मान रहा है पूरा अगर देश, तो उसे हम क्या करेंगे, धार्मिक राष्ट्र बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी अलग अलग प्रकार के धार्मिक राष्ट्र मान्यता है, तो इस प्रकार के हम बोले क्या होंगे, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोलेंगे, जिसका अर्थ होता है धर्म विरहित राष्ट्र। यही भारत एक राष्ट्र है, तो बताया हमने धर्म क्या है, निरपेक्ष राज्य है। इनके ऑप्शन ए किया जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। तो ये सभी आपको प्रश्न ध्यानपूर्वक से याद रखनी है। थर्ड नंबर प्रश्न है कि थ्री नंबर कहता भारत में जो है वो किस प्रकार की शासन व्यवस्था, इंपॉर्टेंट है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो है संघीय शासन व्यवस्था, इसमें की ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र आते हैं और साथ ही साथ जो है केंद्र राज्य क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। तो केंद्र राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है एंड यही प्रणाली संविधान द्वारा जो है निर्धारित की जाती है और भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाती है। इट्स मीन कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगी। यही नेक्स्ट की बात करते हैं, फोर्थ नंबर, संघीय सरकार का आवश्यक लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो संघीय सरकार जो है उसकी आवश्यक लक्षण क्या हो सकती है। यहाँ ध्यान से देखिए, आवश्यक लक्षण की बात किया है। ऐसे संघीय सरकार की अगर हम लक्षण की बात करते हैं तो लिखित संविधान भी है, लचीला संविधान भी है, दोहरी नागरिकता भी है, संविधान की सर्वोच्चता भी है। ठीक है, ये सभी आती है। और साथ ही साथ जो है राज्यों के बीच का शक्तियों का विभाजन भी है, केंद्र राज्यों के बीच स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय भी है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका भी की बात की गई है। ठीक है, तो ये सभी जो आती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसमें से आवश्यक लक्षण कौन हो जाएगी संघीय सरकार के लिए, तो वो होती है संविधान की सर्वोच्चता। जो संघीय सरकार का आवश्यक लक्षण होगा वो आवश्यक में क्या आएगा, संविधान की सर्वोच्चता आएगा। तो ऑप्शन डी राष्ट्र हो जाएगा। बाकी इनमें से सभी जो है बोल सकते हैं कि संघीय सरकार का लक्षण है, लेकिन आवश्यक रूप से ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं 5 नंबर, भारतीय संविधान कैसा संविधान है। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान जो है एक प्रकार की वो सरकार की संसदीय प्रणाली है। इट्स मीन कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो कैसे प्रकार की है, वो हम कर सकते हैं कि ये सरकार की संसदीय प्रणाली, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यही नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला प्रश्न 6 नंबर, भारत का संविधान है तो पता होना कि जो भारत का संविधान है वो एक प्रकार का लिखित संविधान भी है एंड साथ ही साथ संघीय संविधान है, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एकात्मक नहीं होगा, परंपराओं पर आधारित नहीं होगा। इट्स मीन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 इनकी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1 और 2 सही हो जाएगा। इनकी भारत का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है एंड साथ ही साथ क्या है, संघीय संविधान है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है। चलिए यही अगर हम बात करते हैं सर लेकर अगला प्रश्न 7 नंबर, भारत में वैधानिक संप्रभुता निहित होती है। देखिए वैधानिक जो संप्रभुता निहित होती है वो किस में निहित होती है, तो मतदाताओं मतलब जनता में। जनता मतलब आपको पता है कि जो मत देते हैं ना जनता, उनको, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो वैधानिक संप्रभुता निहित होगी वो मतदाताओं में हो गया। सेम ऐसा ही प्रश्न देखिए हम दिया गया कि भारत में संप्रभु कौन है, तो वही हमारा जनता है। जनता यानी कि भारत के लोग हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतलब एक ही प्रश्न को आपको घुमा दिया जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे जैसे तरह से प्रश्न पूछे आपको याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि हम उन सभी प्रश्नों को आपको बताएंगे जो किसी प्रकार से घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछता है, ठीक है। संप्रभु का मतलब क्या होता है, जैसे कि बात करते हैं तो भारत के संविधान के अनुसार आपको पता होगा कि संप्रभुता भारत की जनता यानी कि मतदाताओं में निहित होती है। संप्रभुता का अर्थ होता है कि भारत की जनता यानी कि मतदाताओं में क्या होती है, निहित होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत की प्रस्तावना है, जिसमें हम लोग शुरू में क्या बोलते हैं कि हम भारत के लोग वाक्यांश में शुद्ध होती है, जो इंगित करता है कि अंतिम अधिकार और शक्ति भारत के नागरिक के पास है। मतलब जो हम बोलते हैं कि हम भारत, प्रस्तावना में बोला जाता है कि हम भारत के लोग, ये जो वाक्यांश से शुद्ध है, ठीक है। इसका इंगित ये कर रहा है कि अंतिम और अधिकार, बात करते हैं कि अंतिम अधिकार और शक्ति जो है वो भारत के नागरिकों के ही पास है। एंड संप्रभुता का अर्थ है कि लोगों को आंतरिक और बाहरी मामलों पर निर्णय लेना का सर्वोच्च अधिकार होता है। एंड अधिकार लोगों के पास है, लेकिन संसद के माध्यम से ये प्रयोग किया जाता है। भले लोगों के पास अधिकार है, लेकिन ये संसद के माध्यम से प्रयोग की जाती है। इसमें किसका राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएंगे, भारत के लोग। आप सभी के लिए हमारे तरफ से पीडीएफ कोर्स लॉन्च की गई है। इस कोर्स में आपको भारत के उन सभी टीचर का नोट्स और पीडीएफ मिलेंगे एंड ये सभी पीडीएफ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पर होंगे, जिसमें जुड़ने के लिए आपको 99 रुपीज़ का मात्र एक बार पेमेंट करना है एंड जिसके लिए आपको व्हाट्सअप मैसेज 94 30 53 48 79 पर करनी है एंड उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और फिर आप हज़ारों बुक का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफ़र कब समाप्त हो जाएगा इसकी कोई पता नहीं, लेकिन ये कोर्स बाद में आपको 499 रुपीज़ यानी कि 500 रुपया का हो जाएगा और मार्केट में जितने भी न्यू बुक का पीडीएफ आएगा सभी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप आसानी पूर्वक से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं आप अगर एक बुक का पीडीएफ लेते हैं तो आपको 21 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे बेहतर है कि आप 99 रुपीज़ का पेमेंट कीजिए एक बार और फिर आप हमेशा के लिए हज़ारों बुक का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। तो जल्दी कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज 94 30 53 48 79 पर और जल्दी से ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और लाभ उठाइए। जय हिंद। अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाता है। किसके बारे में मुझे, भारत में संघवाद। तो भारत में संघवाद प्रक्रिया क्या है, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। इसमें क्या ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये जो है एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखनी है। देखिए प्रश्न कितना लंबा है, थोड़ा आपको ध्यान देने क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर है कि भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, जस्ट हमने देखा था कि भारतीय संघीय प्रणाली के बारे में, ये शक्तियों का विभाजन, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, इसमें कोई बात की गई थी नहीं की गई थी। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई थी, बताए थे आपको। एक लिखित संविधान के बारे में बताए थे आपको कि ये भी किया गया था, ठीक है। तो ये हमने देखा था। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं लेकर और भी इसमें जोड़ने के लिए, तो जैसे कि केंद्र राज्यों के जो है बीच शक्तियों का विभाजन की बात की गई थी। दोहरी नागरिकता हमने देखा था, ठीक है। इसके बारे में लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में देखा था हमने, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं तो वो लिखित और कठोर संविधान भी हो जाएगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पे दी भी गई थी ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 3 और 4 जो है क्या करने का सही है, इनकी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व की बात नहीं की गई है। और आपको अगर बात करता है आवश्यक संघीय प्रणाली कौन सी है, तो वो है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की जो सर्वोच्चता है, ये हम कह सकते हैं कि ये आवश्यक, भारत की जो है संघीय प्रणाली की आवश्यक है प्रणाली, ठीक है, विशेषता है। तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट ही बात करते हैं अगला को लेकर। तो नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर, भारत को जो गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गणतंत्र का इसलिए हम कहा जाता है कि यहाँ पर भारत जो है नागरिक के मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं नहीं,
यहाँ राज्य जो है प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं, यानी कि यहाँ ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब गणतंत्र का मतलब होता है कि एक अवधि के लिए, ऐसा थोड़ी नहीं कि हम किसी को अगर प्रधानमंत्री बना देंगे तो हमेशा के लिए रह जाएगा, नहीं। एक अवधि है जिसमें 5 साल है, फिर हमें उसे चुनने का अधिकार देता है। तो ये क्या है, एक राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं और इसी को हम गणतंत्र बोलेंगे। इनकी सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, इन सभी का एक समान अधिकार है। तो ये आपको याद रखना है। इट्स मीन कि ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। तो इन सही प्रश्नों को आपको जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद करना है। और ऐसे अगर गणतंत्र की बात करते हैं तो आपको पता ही होना चाहिए कि हमारा जो गणतंत्र जो दिवस मनाता है वो 26 जनवरी को मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी को जो है 1950 ईस्वी को हमारा संविधान जो है ये लागू हो गया था। तो ये आपको याद रखनी है। बाकी यही नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला 11 नंबर, निम्नलिखित विशेषताओं में से जो है केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है। अब देखिए केंद्रीय शासन व्यवस्था, तो केंद्रीय शासन व्यवस्था हमने देखा था यहाँ पर कि त्वरित निर्णय इसका कोई जो है नहीं है, तो ये तो है इसका कि कोई भी निर्णय लेना है, लेकिन लचीलापन भी हमारा भी है। साथ ही साथ बड़े देशों के लिए आदर्श की बात की गई है, नहीं। तो ऑप्शन सी इसका क्या जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये नहीं है। बाकी कानून की एकरूपता भी इसमें बात की गई है, तो कह सकते हैं कि 11 नंबर का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। नेक्स्ट यही अगर बात करते हैं 12 नंबर लेकर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय जो है संविधान की विशेषता नहीं है। अब देखिए भारतीय संविधान की विशेषता की बात करता है तो कौन नहीं है, तो संघात्मक शासन प्रणाली ये हमारा है, एक अलिखित संविधान थोड़ी है, ये हमारा क्या है, लिखित संविधान है। अब पूछा कौन नहीं है, यानी यही तो हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि हमारा संविधान जो है किस प्रकार की है, लेकिन लिखित संविधान है, ना कि अलिखित। तो ये गलत हो जाएगा ना, अब गलत ही पूछा जा रहा था, इसीलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बाकी संविधान की द्वारा संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया था हमारा भारतीय संविधान, जो की बात बिल्कुल सही है। संसदात्मक शासन प्रणाली भी है, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन होगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यही बात करते हैं 13 नंबर लेकर। 13 नंबर प्रश्न की बात की करिए कि भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से जो है किस तत्व को अपने जो है को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है। मतलब भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो निम्न से किस तत्व को अपने में ही मुख्यतः समाहित रखती है। अब ये समाहित रखती है कहने का मतलब कि ये देश के लोगों को स्वयं के लिए शासन करने की इच्छा को रखता है, बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पहचान की भावना को रखता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। गर्व बोल सकते हैं कि एकता की भावना को रखता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हो उपरोक्त में से एक से क्या हो जाएगा अधिक, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रवाद निम्न से किस तत्व को अपने में जो है मुख्यतः समाहित रखती है, तो इनमें से सभी, यानी कि उपरोक्त में से एक से क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। तो ये सभी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यही बात करते हैं 14 नंबर, निम्न से कौन सी व्यवस्था जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है। और ये देखिए ऑलरेडी बिहार ट्री में जो है 6 to 8 क्लास वाला में प्रश्न पूछा गया है, जो कि 2024 का ही प्रश्न है। तो ये सभी ऐसे प्रश्न है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर इस सीरीज को आप खत्म कर देते हैं तो आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो आपको यहीं से प्रश्न मिलेंगे। तो आपको छोड़ना नहीं है, सीरीज पे जो है हमेशा बरकरार आपको वीडियो देखते रहनी है समय के अनुसार। यही बात करते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न जो है कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है। यहाँ पे देखिए उत्पीड़क होने का प्रदान करती है। लोकतंत्र उत्पीड़क नहीं, रक्षा करने का प्रदान करती है। अभिजातंत्र भी रक्षा करने का प्रदान करती है। राजतंत्र में इसका कोई मतलब है, हाँ है, इसे भी जो है बोल सकते हैं कि रक्षा करने का प्रदान करता है। लेकिन ये बात करें उत्पीड़क होने का अधिकार है प्रदान करती है। फिर कहते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये उपयुक्त में से ये तो रक्षा करने का अधिकार है। फिर कहते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हाँ इसमें से कोई नहीं होगा, जो कि ऑप्शन क्या जाएगा इसका राइट आंसर होगा। अरे हमने बताया आपको कि इसका मतलब क्या होता है, कहता है कि कोई भी व्यवस्था किसी व्यक्ति को स्वयं का उत्पीड़न होने का अधिकार नहीं देती है। कोई भी व्यवस्था किसी व्यक्ति को स्वयं का उत्पीड़न होने का अधिकार नहीं देती है। जैसे लोकतंत्र, अभिजातंत्र और राजतंत्र, ये सभी शासन प्रणालियां हैं जिनका उद्देश्य कह सकते हैं कि नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्र की रक्षा करना है। मतलब उनका उद्देश्य क्या हो सकती है, तो उनका उद्देश्य है कि हम लोकतंत्र और राजतंत्र अभिजातंत्र की क्या करें, रक्षा करें, ना कि उसको उत्पीड़क कर रहे हैं। बात की थी उत्पीड़क की, तो इनमें से कोई है उत्पीड़क की बात की नहीं। तो ऑप्शन यही क्या जाएगा इसका राइट आंसर, हम उससे क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यही बात करते हैं 15 नंबर, भारतीय जो है जनतंत्र में किस राज्य की सदस्यता है। भारतीय जनतंत्र में किस राज्य की सदस्यता है, तो जनतंत्र में किस राज्य की सदस्यता हो जाएगा हमारा यहाँ पर अनिर्वाय का हो जाएगा, इनकी ऑप्शन सी का क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएगी। तो भारतीय संविधान की अगर बात करते हैं, लेकिन हम लोग जो है कि अनुच्छेदों में भारत के राज्यों का संघ बताया गया है। हालांकि संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, पता मुझे कि संघ शब्द का जो प्रयोग हमारे किया नहीं है। संघों का, भारत संघों जो है वो राज्यों का संघ की बात की गई है। ठीक है, और संघ शब्द से तात्पर्य है कि भारत का निर्माण जो है वो सभी राज्यों से मिलकर हुआ है। लेकिन संघ से जो है राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ को जो है वो राज्य से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये राज्यों के संघ से जो है मिलाकर बनाया गया है भारत को। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। और यही नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला प्रश्न हम लोग 16 नंबर, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो ये क्या कहने वाली है, भारतीय संविधान की प्रकृति हमारी क्या है, संघीय है।
लेकिन मूल रूप से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए तो कहता है कि प्रकृति में संज्ञक किंतु भावना में एकात्मक है। ये बात बिल्कुल सही है। तो मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर, भारत में प्रजातंत्र तथा, तो हम बोल सकते हैं कि इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में जो प्रजातंत्र है वो किस तथ्य पर आधारित है। तो प्रजातंत्र हमारा जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का प्राप्त है, इनके ऑप्शन सी। तो प्रजातंत्र मतलब लोग, लोग मतलब जनता, जनता मतलब भारत के लोग, यानी मतदाताओं जिसको बोल सकते हैं। तो जनता, जनता को सरकारों को चुनने के तथा बदलने का अधिकार ही प्राप्त होता है, ये भारत में प्रजातंत्र, इसी को हम बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यही बात करते हैं आगे को लेकर 18 नंबर, एक आदर्श संविधान के जो है विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। आदर्श संविधान के बारे में सत्य कथन, तो कहता है यह जन आकांक्षाओं को जो है प्रकट करता है, ये बात बिल्कुल सही है। कहता है यह विश्वास व समन्वय पैदा करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। और उपयुक्त में से हम कर सकते हैं कि एक से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी। अरे आदर्श संविधान के विषय में ये बात नहीं की गई है कि हाँ यह बताता है कि सरकार को कैसे गठन किया जाए, बिल्कुल बताता है। यह विश्वास और समन्वय पैदा करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह जन आकांक्षाओं का प्रकट करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं उपयुक्त में से क्या हो जाएगा हमारा, एक से अधिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यही बात करते हैं अगला प्रश्न को लेकर, ध्यान से देखिएगा। जिसमें प्रश्न 19 नंबर, किसी लोकतंत्र जो है प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है। तो किसी लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका, हमने देखा था पहले भी इसके बारे में। तो ये संसदीय कार्यपालिका क्या बताती है, ये बताती है कि ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो, किसके बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो, इसमें की ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बिहार पुलिस मद्य निषेध उत्पाद दरोगा 64 वाला पोस्ट में पूछा गया था 2024 में। आप देख सकते हैं कि अपडेटेड प्रश्न है, जो कि बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये सभी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहीं अगर हम बात करते हैं अगला प्रश्न को लेकर, यहाँ पर 20 नंबर, तो बता भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में से इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ध्यान से देखिए पहले, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में से सर्वोच्च कौन सी है। तो हमारा संविधान ही होगा। हमारा संविधान जो है वो राजनीतिक व्यवस्था में क्या है, सबसे सर्वोच्च परी है, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये 45 बीपीएससी में जो है प्रश्न पूछा गया है। यही नेक्स्ट की बात करते हैं कि इस नंबर, सरकार के विभिन्न अंगों में जो है शक्तियों के साझेदारी को क्या कहते हैं। तो जो सरकार के विभिन्न अंग हैं उनके शक्तियों के साझेदारी को हम कहते हैं, वो शक्तियों का प्रतिकरण कहते हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान से देखनी है। जिससे हमने यहाँ पर देखा कि शक्तियों का क्या प्रतिकरण है। अब जिस शक्तियों का प्रतिकरण का मतलब क्या होता है, तो कहता है वह सिद्धांत जिसके तहत सरकार के विभिन्न अंगों के बीच जो है वो शक्तियों का विभाजन किया जाता है। मतलब कि जिसके तहत हम कह सकते हैं कि सरकार के जो विभिन्न अंग हैं उनके बीच जो शक्तियों का विभाजन कहलाता है, जिसमें से भारतीय संविधान में राज्य और संघ की शक्तियां कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की 3 जो है अंगों में बांटी जाती है। और तीनों स्वतंत्र होकर अपना अपना जो है कार्य करती है। अतः हम कह सकते हैं कि संसदीय सरकार में जो है वो शक्तियों का क्या किया जाता है, पृथकीकरण किया जाता है, ना कि विभाजन किया जाता है, ना कि विकेंद्रीकरण किया जाता है। ये क्या क्या होता है, शक्तियों का पृथकीकरण किया जाता है। इट्स मीन कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेम यही प्रश्न पूछा गया कि शक्तियों का पृथकीकरण का एक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, तो वो हमारा है संसदीय सरकार का। किसका है, संसदीय सरकार का। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो प्रश्न आपसे किसी प्रकार से पूछ सकता है घुमा फिरा के, बशर्ते आपको क्या करना है, याद रखनी है। यही 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है। अब इस लोकतांत्रिक संविधान है जिसमें से कौन सा ऐसा इसमें प्रावधान नहीं है, तो कहता है शासन प्रमुख के अधिकार होता है, ये बात बिल्कुल सही है, इसकी बात की गई है। देश का नाम की बात की गई हुई है, राज्य प्रमुख का नाम की कहीं पे चर्चा ही नहीं है। तो ऑप्शन सी से क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसका कोई मतलब ही नहीं लोकतांत्रिक संविधान से राज्य प्रमुख का होना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी विधि के अधिकार भी बात की इंपॉर्टेंट हो जाएगा लोकतांत्रिक संविधान के लिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही बात करते हैं नेक्स्ट 23 नंबर लेकर हम लोग, कि आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन शब्द है। किसके बारे में बात की है, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में। आधारभूत संरचना क्या कहता है, ये कहता है कि वह एक भारतीय नागरिक सिद्धांत होगा, बात बिल्कुल सही है। फिर कहता है वह सिद्धांत केशवानंद भारती केस में जो है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित होगा, ये भी बात सही है। और ये केशवानंद भारती बनाम कब आया था, 1973 इसमें आया था। यही बात करते वह सिद्धांत केवल जो है संवैधानिक संशोधन पर लागू होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसमें क्या हम कह सकते हो, उपरोक्त में से एक से क्या हो जाएगा हमारा अधिक हो जाएगा, जो कि बात तीनों के तीनों क्या है यहाँ पे सही है। ये हमारा आधारभूत संरचना सिद्धांत के बारे में, विषय के बारे में सही कथन का जो है निर्णय करता है, यानी वर्णन करता है। इट्स मीन कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये सही प्रश्न आपको याद रखनी है। यही नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने जो है एकदम आरंभ से ही जो है अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार लागू किया था। अब ध्यान से देखिएगा, इनमें से जो है किस देश ने एकदम आरंभ में ही कि शुरू में ही अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक व्यस्त, तो सार्वभौमिक जो व्यस्त मताधिकार जो लागू करने वाला था वो कोई और नहीं अपना भारत ही था। इट्स मीन कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है।
नेक्स्ट 25 नंबर है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छा, भारतीय संविधान के बारे में बात की रही है तो कहते हैं पूर्ण रूप से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। नहीं, पूर्ण रूप से नहीं है। ये जो है सभी देशों पर, जैसे ब्रिटिश हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ठीक है, आयरलैंड हो गया, इन सभी से जो हमारा कुछ न कुछ जो है लेकर जो है प्रावधान बनाई गई है हमारा संविधान। तो पूर्ण रूप से थोड़ी ना हो जाएगा ब्रिटिश पर आधारित है, नहीं। फिर कहता है यह जो है भारत सरकार के एक्ट 1935 के आधार पर केवल बनाया गया, नहीं। इसमें बहुत सारे एक्ट की जो है चर्चा की गई, जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 वाला जो है इसमें मिलाई गई है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है विभिन्न जो है संविधान का निर्णय, ये भी गलत होगा। हाँ, ये विभिन्न संविधान का निर्णय, ये सही है। ये विभिन्न जो है संविधान का मिश्रण है, ठीक है, ये विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। इनके ऑप्शन सी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना। आपका यह मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार थोड़ी है, ये हमारे मौलिक अधिकार है, इसमें बात की गई है। इसमें डीपीएसपी के बारे में बात किया गया, बोल सकते हैं, ठीक है, राज्य की नीति निदेशक तत्व के बारे में बात किया गया है, मूल कर्तव्य की बात की गई है। तो ये सभी जो है बात की गई है, और साथ ही साथ अलग अलग देशों से जो है ये प्रावधान लिया भी गया है। इट्स मीन हम कह सकते हैं ये विभिन्न जो है वो क्या है, संविधान का मिश्रण है, ठीक है, तो आपको याद रखनी है। यही नेक्स्ट की बात करते हैं 26 नंबर, भारत का प्रजातंत्र। प्रजातंत्र माने जस्ट बताया कि भारत के लोग मतलब जनता, इस किस पर आधारित होती है, तो हमें बताया था कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, उसी को तो प्रजातंत्र हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहने वाली बात है नहीं है। वहीं बात करते हैं 27 नंबर, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था। तो अंगीकृत करने वाला हमारा कौन था, संविधान सभा था। संविधान सभा जहां आपको देखिएगा वहां पे मार दीजिएगा, जो कि हम कर सकते हैं, ऑप्शन सी में है कि संविधान सभा में जो है भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने किया था। संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने जो है ये हमारा किससे किया था, तो संविधान का अंगीकृत किया था। अंगीकृत कब किया गया था, आपको पता होना चाहिए, 26 नवंबर बोल सकते हैं 1949 ईस्वी को यह अंगीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था, बोल सकते हैं, बनकर तैयार हो गया था। लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट ही बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न, कहता है कि निम्न में से जो है गांधी जी की स्वतंत्र भारत के संविधान से कौन से अपेक्षा थी। तो गांधी जी की स्वतंत्र भारत के संविधान से, तो स्वतंत्र भारत के संविधान से ये क्या चाहते थे, इनकी अपेक्षा यही थी कि यह भारत को दासता एवं संरक्षण से मुक्त दिलाना होगा। बिल्कुल बात सही है। देश के अंतर्गत सभी समुदाय पूर्ण सामंजस्य जो है रहने चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही था। महिलाओं पुरुषों के समान भारत में जो है समान अधिकार का उपयोग करेगी, ये भी बात बिल्कुल सही है। और हम लोग ये भी बात की कि जो पुरुष है हमारे यहाँ पर और जो महिला है, उन जो है दोनों का एक समान अधिकार होना चाहिए, और ये हमारे आर्टिकल में बात की गई है 39 में। तो ये सब आपको याद रखना। एंड साथ ही साथ उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, जो कि हाँ यही हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा हमारा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। और ये ऑलरेडी प्रश्न देख सकते हैं, बिहार जो है प्री 9 to 10 वाला में ये प्रश्न जो है पूछा गया है, जो कि परीक्षा हुआ था 21/7/2024 ईस्वी को। तो ये अपडेटेड प्रश्न, इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट 29 नंबर है, संघवाद का अर्थ क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। संघवाद का अर्थ ही होता है जिसमें संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न पढ़ते ही आपको आंसर देनी है, जो कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो ये सभी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखनी है। नेक्स्ट ये बात करते हैं 30 नंबर, संविधान में भारत की व्याख्या क्या है। तो संविधान में जो भारत की व्याख्या है वो राज्यों का क्या है, राजमंडल के रूप में नहीं, राज्यों का एक संघ के रूप में। क्या है, राज्यों का एक संघ के रूप में जो संविधान में भारत की जो व्याख्या करता है वो क्या करता है, तो हमारा जो भारत की व्याख्या करता है वो राज्यों के संघ के बारे में बताता है, ठीक है। मतलब ये अनेक राज्यों से मिलकर जो है हमारा भारत बनी है। जिस प्रकार हम कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, हमारा 20 का रेफरेंस हो जाएगा, यानी केंद्र और राज्यों का संघ हो जाएगा। एक प्रकार से राज्यों के संघ के रूप में है हमारा भारत, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे ही बात करते हैं लेकर हम लोग 31 नंबर, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघवाद नहीं है। अब देखिए, वास्तविक रूप से संघवाद नहीं है, इसने हमने पहले भी बताया था इसके बारे में। इस प्रश्न पर हम लोग पहले भी चर्चा की बात की है कि हमारी जो संघवाद की विशेषता है वो क्या बतलाती है। ये बतलाती है कि जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता बताती है, संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों का जो है बीच का विभाजन बताती है, बंटवारा बताती है, बोल सकते हैं। और साथ ही साथ जो शक्तियों का विभाजन होता है वही बताती है। स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय बताती है, द्विसदनीय विस्थापिका बताती है, दोहरी नागरिकता मतलब बोल सकते हैं कि दोहरी शासन प्रणाली बताती है, और साथ ही साथ लिखित और कठोर संविधान के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पे शक्तियों के विभाजन के बारे में बात करता है, हाँ बात करता है, जैसे बताया लिखित संविधान के बारे में बताता है, कठोर संविधान के बारे में बात करता है, न्यायिक पुनर्वलोकन के बारे में बात करता है, लेकिन एकीकृत न्यायपालिका के बारे में इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एकीकृत बोल सकते हैं न्यायपालिका नहीं, ये एकीकृत किस हो जाएगा, एकीकृत न्यायपालिका जो है वो मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं क्या है, वो स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय है, यानी कि सभी को एक समान व्यवस्था है, नहीं कि एकीकृत सिर्फ एक ही को एक न्यायपालिका के रूप में मतलब कि एक प्रकार का जो है समान अधिकार मिले, नहीं, सभी को समान अधिकार मिले, एकीकृत नहीं, ठीक है, सर्वोपरि बोल सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा वास्तविक रूप से संघवाद का अर्थ नहीं है। बाकी आपको सर्वोच्च अगर बात करता कि जो संघवाद का अर्थ है वो क्या हो सकती है,
तो आपको पता होना चाहिए संविधान की सर्वोच्चता में आ जाएगा, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए यही नेक्स्ट की बात करते हैं 32 नंबर। भारतीय संविधान को जो विकेंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाले जो है संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो बोल सकते हैं कि जो भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाले संघ के रूप में जो परिभाषित करने वाले थे वो आइवर जेनिंग्स थे। इट्स मीन कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखनी है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यही बात करते हैं लेकर हम लोग जो है। तो अगला प्रश्न 33 नंबर, और प्रश्न निम्न से जो है कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अब देखिए भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं, एक कहने वाली बात है। बात करता है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है, ये बात बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार की जो है चर्चा की गई है भारतीय संविधान में, बात बिल्कुल सही है। प्रतिबंध न्यायपालिका नहीं, ये गलत हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नीति निर्देशक संविधान के बारे में बात करती है, मुख्य विशेषता है संविधान की, जो कि बात बिल्कुल सही है। लेकिन प्रतिबंध न्यायपालिका ये कैसी बात है, प्रतिबंध न्यायपालिका गलत हो जाएगा हमारा। हाँ, ये जो है ये भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने का प्रावधान है। मतलब सर्वोपरि हमने जस्ट देखा था उसकी चर्चा करती है, नहीं कि प्रतिद्वंद न्यायपालिका, प्रतिद्वंद न्यायपालिका नहीं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इट्स मीन किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं 6, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं संविधान के भाग अनुच्छेद। तो संविधान के भाग अनुच्छेद से देखेंगे, जिसमें हम लोग टोटल जो है बोल सकते हैं भाग के देखेंगे और अनुच्छेदों के देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको ध्यान देनी है। यही नेक्स्ट की बात करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान की धारा जो है 370 निम्नलिखित में से जो है किससे निरूपित करती है? अब 370 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है जम्मू और कश्मीर के राज्य को विशेष दर्जा के रूप में निरूपित करती है। इट्स मीन कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही बात करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है विशेष रूप से याद रखनी है, जिसमें अगर हम बात करते हैं कि ये जो 370 धारा था वो कब जो है जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, तो आज रखना आपको 5 अगस्त जो है 2019 ईस्वी, क्योंकि प्रश्न पूछेगा तो आपको याद रखने से अनुच्छेद को जो है 370 अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया था इस समय। ठीक है, नेक्स्ट यही बात करते हैं सेम अथवा में दिया गया सेमी प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद जो है 370 का संबंध जो है वो किस राज्य की विशेष प्रावधान से, तो राज्य ये बोले या फिर केंद्र शासित बात बोले, बात बराबर है, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि बाद में बना था ना ये केंद्र शासित प्रदेश, पहले राज्य था ये, तो ऑप्शन सी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यही बात करते हैं लेकर 3rd नंबर, भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। अब 312 में किसकी चर्चा की गई है? 312 में चर्चा करती है कि एक नई जो है बोल सकते हैं अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, एक नई अखिल भारतीय सेवाओं से निरूपित करती है। यही अगर बात करते हैं एक को लेकर, तो इसमें क्या है आर्टिकल 52 जो है वो क्या है राष्ट्रपति संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय जो संबंधित है जिसे सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे, तो ये आर्टिकल 124 से संबंधित हो जाएगा। फिर अगला ही 4th नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के जो है संबंध से संबंधित है? सहकारी समितियां बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना, ये संबंधित है 43 के 20 से संबंधित है, यानी 43 के 20 से ये संबंधित है। इट्स मीन की ऑप्शन जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ये बिहार पुलिस मद्य निषेध 2022 में प्रश्न पूछा हुआ है, न कि ये बहुत पुराना है। ठीक है, यही बात करते हैं 5 नंबर लेकर, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो है उच्च न्यायालय में याचिका का दायर करती है? मतलब कि जब हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है जब इसकी उल्लंघन किया जाता है, तो इसे रक्षा करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक सुप्रीम कोर्ट है और एक जो है आपके पास हाई कोर्ट है। ये दोनों जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट जो है बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। लेकिन यहाँ पे चर्चा किसकी जारी की रही है, उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब क्या हो जाएगा अनुच्छेद जो है 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करती है। तो ये आपको याद रखना है। इट्स मीन किसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट यही बात करते हैं लेकर 6 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय, देखिए ये वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम बजट के रूप में परिभाषित करते हैं, को संसद के समक्ष रखना आवश्यक है। इसकी चर्चा जो की गई है वो की गई आर्टिकल 112 में। तो पूर्ण रूप से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा जो है वो आर्टिकल सी में की गई है, सॉरी आर्टिकल 112 में की गई है। और ये जो हमारा जो विवरण है हमारा कौन सा वार्षिक बजट का, वो कब से कब था, ये बोल सकते हैं वित्तीय जो वर्ष है हमारा एक तरह से वो 1 अप्रैल हमारा वित्तीय वर्ष हो जाएगा से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के, ठीक है 31 मार्च। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको याद रखना सी राइट आंसर। यही नेक्स्ट की बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न को लेकर, सूची 1 में दिया गया, सूची 2 दी गई है, जिसमें से सही उत्तर का चयन करने की बात की तो ध्यान दीजिएगा। सूची 1 में दिए गए आपको अनुच्छेद दिए गए हैं और उससे संबंधित जो है दिए गए हैं, तो आपको ध्यान देंगे। जिसमें अनुच्छेद 74 में क्या बात करती है, तो मंत्रियों का परिषद के बारे में बात करती है। 356 में जो बात करती है वो क्या करती है, आपातकाल के बारे में बात करती है।
यही 370 जो है ये क्या करती है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो विशेष राज्य का दर्जा था। और 368 जो था वो संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये भाग कितना में हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। भाग जो है ये आर्टिकल भाग 20 में हो जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 368 में है। आपातकाल की बात करते हैं तो ये भाग कितना हो जाएगा, भाग 18 में है, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखनी है। बाकी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 1 4 बोल सकते हैं, 1 और 4 3 2, जो कि ऑप्शन कहाँ पड़ी हमारा 20 का राइट आंसर, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखना। और ये BSSC राज्य स्तरीय नगर प्रबंधक में प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट यही बात करते हैं लेकर हम लोग 8 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों पर वरीयता यानी कि प्राथमिकता देता है। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों एवं वरीयता पर प्राथमिकता देता है, तो वो है 13वां यानी कि 13वां आर्टिकल जो है हमारा अनुच्छेद जो है यही बात करती है। इट्स मीन कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 32वां के बारे में तो पता ही आपको है, किससे संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है इसमें, ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर ने इसे जो है संविधान की आत्मा भी कहा था आर्टिकल 32 को, ठीक है। तो ये भी आपके रखना। आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो उसे रक्षा करने के लिए, तो ये सभी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट 9 नंबर, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित करता है, इंपॉर्टेंट है ये। जिसे हमने अगर बात करता है तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जिसे हम लोग कहता है 6 प्रकार का अधिकार है, मूल अधिकार इसको बात करते हैं, जिसमें से समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है कि नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण का अधिकार है, ठीक है, शोषण का अधिकार है। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता। अब देखिए यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं, जिसे कि हम देखना पड़ेगा कि समानता का अधिकार जो है 14 से 18 की बात करता है, ठीक है। स्वतंत्रता जो करता है 19 से क्या करता है, 21 करता है। शोषण जो करता है 22 से क्या करता है, आपको पता होना चाहिए, 22 से जो है हमारा 23 से 25 और 25 से 28, इन्हीं की बात करते हैं। तो ये जब 25 से 28 हो जाएगा हमारा धार्मिक का, जिस धार्मिक जो हमारा हो गया वो 25 से 28 होती है, ठीक है, 25 से 28 होगी। तो शोषण जो हमारा क्या हो जाएगा 19 से 21 हो गया, इसे ही हमारा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 23 से 24 और ये जो है हमारा 25 से 28 होता है, 23 से 24, 19 से 22, 23 से 24 ये शोषण करने का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखना है। और संस्कृति जो है हमारा हो जाएगा वो 29 से क्या हो जाएगा, 29 से 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना है। और 32वां जो हमारा क्या था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, क्योंकि आर्टिकल जो 31 थे, आर्टिकल 31 को उसको तो हटा दिया गया है, उसे विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है, संपत्ति के अधिकार बना दिया है उसको, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब जैसे कि यहाँ हमने देखा पड़ी कि जो धार्मिक वाला था वो 25 से 28 में बात करता है, ठीक है। और जैसे समानता में देखा 14 से 18, स्वतंत्रता जो 19 से 22, शोषण 23 से 24, संस्कृति जो था 29 से 30, जो कि कहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ये आपको ध्यान देना। शोषण के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे ही बात करते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न 10 नंबर। कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में जो है देवनागरी लिपि में जो है हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिससे आपको पता होना चाहिए कि ये जो आर्टिकल है वो हिंदी को जो संदर्भित करता है वो करता है आर्टिकल 343 करता है। इनके ऑप्शन सी इसका क्या हो जाए, राइट आंसर। और यही अगर बात करते हैं कि जो हमारा जो मतलब हिंदी है, ये देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, क्योंकि जो संघ की राजभाषा हिंदी ही होगी और उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि होगी। ये बात करता है 343। साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जो है ये संविधान सभा ने जो है हिंदी को अपना राजभाषा के रूप में अपनाया था। क्या, राजभाषा। देखिए यहाँ पे कुछ जो है अगर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ये बात करता है राजभाषा का। ये हमारा जो हिंदी है ये एक प्रकार की राजभाषा है, नहीं कि राष्ट्रभाषा। जिस दिन राष्ट्रभाषा हो जाएगा तो बात अलग हो जाएगा। ये राष्ट्रभाषा नहीं है, ये क्या है, ये राज्य भाषा है, ठीक है। तो आपको ध्यान देनी है, मतलब ये अपने राज्य भाषा हो गया, ना कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब कि सभी राज्यों का एक ही जो है हमारा जो भाषा होगा वो क्या हो जाएगा, हिंदी होगा। लेकिन इससे नहीं, देखिए सब अलग हो गया, हिंदू तेलुगु अलग, पंजाबी मराठी सब अलग अलग हो गया, ठीक है। तो ये प्रकार का राजभाषा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है। दर्जा कब दिया गया था, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, आपको याद रखनी है। यही नेक्स्ट की बात करते हैं 11 नंबर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। तो किसी सांसद के जो लाभकारी पद पर रोक लगाता है वो आर्टिकल कौन सा, 102 के 1 के ए, इनके ऑप्शन डी तक क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, ये 70 जो है बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है 2024 में जो है ये एग्जाम हुआ था,
नेक्स्ट ये बात करते हैं 12 नंबर, प्रारंभिक भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और तालिका थे? तो जब प्रारंभिक भारतीय संविधान जो बना था समय, तो 395 अनुच्छेद और 8 तालिका थी। इट्स मीन कि इसका सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, कर सकते हैं सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए सेम प्रश्न अथवा में अगर बात करते हैं तो कहता है भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या क्या है? तो ये नहीं पता आपको है 395, तो ऑप्शन सी मारेंगे और आगे निकल देंगे। सेम ही बात करते हैं लेकर 14 नंबर कहता है भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको पता होना चाहिए कि इनमें से किसके बारे में जो है चर्चा की गई, इनकी बात की गई। तो भाग तीन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, बुनियादी अधिकार बोलते हैं या फिर मूल अधिकार बोलते हैं या फिर मौलिक अधिकार बोलते हैं। ठीक है, जिसे लिया कहाँ से गया है, तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया। यानी ऑप्शन सी का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो भाग 3 को ही बोलते हैं, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला हम लोग 15 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा लेख जो है वो धार्मिक मामलों के जो है प्रबंधों से संबंधित है? तो लेख धार्मिक मामलों, अब धार्मिक मामले में हमारा जो प्रबंध करता है वो कौन करता है, आर्टिकल 28 करेगा। यानी ऑप्शन डी सॉरी बी क्या हो जाएगा इसका सही। अच्छा, धार्मिक मामलों की बात कर रहा है, देखिए यहाँ से लेख धार्मिक मामलों के प्रबंध से संबंधित है। तो धार्मिक जो मामले हैं उनकी प्रबंध करना, उनकी प्रबंध करना, जैसे यहाँ दुर्गा पूजा है, अब इनकी हमारा जो है धार्मिक हमारा क्या है मामला है, इसको हम प्रबंध करेंगे यानी सुनिश्चित करेंगे, व्यवस्था करेंगे। तो ये आर्टिकल कितना करता है, लेख यानी आर्टिकल जो है 26 में वर्णित है। यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है। जिसे हम बोलते हैं कि कोई हम लोग धर्म का प्रचार करना है, तो ये आर्टिकल क्या करता है 25 करता है, प्रचार करना, अपनाना मतलब किसी धर्म को। तो ये हमारा क्या करता है आर्टिकल 25 जो है ये हमारा अधिकार देता है किसी भी धर्म को प्रचार या प्रसार करना। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखनी है, तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं अगला 16 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है धन विधेयक को, तो धन विधेयक को जो परिभाषित करता है अनुच्छेद 100 कितना 10 के 1 में, इनकी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा ए बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये धन विधेयक हमेशा जो है लोकसभा के प्रति होती है, लोकसभा के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, राष्ट्रसभा इसके नाम मात्र का पात्र होता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूरा अधिकार लोकसभा के पास होती है। नेक्स्ट ये बात करते हैं 17 नंबर, किस अनुच्छेद में जो भारत सरकार के कार्यों का वर्णन है? तो भारत सरकार के कार्यों का वर्णन इसमें 77 की बात करता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना जो है आर्टिकल 77 में भारत सरकार के कार्यों का वर्णन करता है। यही नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग 18 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के नीचे दिए गए कूटों का सही चयन कीजिए। सूची 1 में सूची 2 में ध्यान से देखिएगा, राज्य और उससे संबंधित दिए गए। तो राज्य का क्या होता है, राज्य का राज्यपाल होता है। संघ का क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। ग्राम पंचायत का क्या होता है, महापौर होता है। ग्राम पंचायत का क्या होता है, महापौर नहीं, ग्राम पंचायत का क्या होता है, सरपंच होता है। नगर निगम का क्या होता है, महापौर होता है। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं देखना कि 1 2 3 4 होगा, नहीं, यहाँ पे देखिए ये 2 दिया गया है, 1 दिया गया है, 4 दिया गया है, 3 दिया गया है, यानी कि यहाँ पे जो नंबरिंग है वो अलग अलग है। इट्स मीन कि 2 1 4 3 कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन डी में है, 2 1 4 3, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपको ध्यान से प्रश्न को देखनी है, और ये बिहार पुलिस मद्य निषेध उत्पाद पर जो है दरोगा 64 वाला प्रश्न ये प्रश्न पूछे गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपडेटेड प्रश्न है, तो आपको ध्यानपूर्वक से इन सही प्रश्नों को याद करनी है। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करनी है एंड शेयर तो जरूर करना है। नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? 110 हमने देखा था किससे संबंधित है, धन विधेयक की परिभाषा से। अनुच्छेद 117 से संबंधित है वो वित्त विधेयक से संबंधित है। इट्स मीन कि ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये बात करते हैं लेकर हम लोग 20 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश पर जो है वो प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो किसी भी जो है वो मातृभाषा का अपना जो प्रसार कर सकता है, अनुदेश जो प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है, ये आर्टिकल करता है 350 के 1, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सभी जो प्रश्न है ना अपने अपने एक बेहतरीन प्रश्न है, और इन सभी प्रश्नों को आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद करनी है, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 20 नंबर आपका क्वेश्चन जो है आपका बेहतरीन बन जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 350 हमने देख लिए, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं आपको, बिल्कुल नहीं होगा। तो आगे चल लेते हैं। और उससे पहले भी अगर बात करते हैं थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए कि जैसे कि जो हिंदी है, हिंदी की यहाँ पे बात करते हैं लेकर, तो इसको हिंदी जो है वो 351 में क्या करता है कि हिंदी भाषा के विकास और प्रसार करने के लिए निर्देश किया गया। जैसे हमने देखा पड़े कि प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा में प्रचार करना, मतलब प्रत्येक राज्य को अपनी भाषा में अपनी मातृभाषा में प्रचार करना, ये तो ठीक है 350 के करता है, लेकिन हिंदी को जो है वो भाषा के विकास और प्रकाश करने की बात करता है 351 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। और यही बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग जो है अगला प्रश्न 21 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत उन्मूलन से आर्टिकल कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 18 नहीं 17 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 14 में क्या है,
तो ये समानता का अधिकार हो जाएगा हमारा, समता जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। और यही बात करते हैं 15 में तो पता होगा लिंग जाति भेदभाव से ही हो जाएगा हमारा संबंधित। और 18 में क्या हो जाएगा, उपाधियों का अंत होता है, क्या होता है, उपाधियों का अंत से संबंधित है। तो ये सभी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट ये बात करते हैं 22 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए जो है अनिवार्य है। तो अन्य पिछड़ा वर्गों के जो कल्याण को जो है बढ़ावा देना जो सरकार का निर्वाह है वो आर्टिकल करता है 340 में बात करती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यही बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न 23 नंबर कहता है हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए हिंदी भाषा का विकास करना अभी जस्ट हमें देखा 351 में जो है चर्चा करती है, और 351 कहाँ पड़ी, ऑप्शन ए में है। तो ये आपको याद रखना है कि 351 में जो है ये हमारा हिंदी को जो है वो बोल सकते हैं क्या करता है, तो विकास करने का जो है विशेष निर्देश करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। एंड आपको पता होना चाहिए कि याद रखिएगा कि ये जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से संबंधित हो जाएगा, जिसमें साथ साथ अगर बात करते हैं तो 349 में ये करता है, 349 में संबंधित है कि भाषा संबंधित कानूनों के अधिनियमन की बात करता है, जबकि अनुच्छेद जो 147 है वो सर्वोच्च न्यायालय का जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 पर विचार करने की अनुमति देता है। तो ये अगर सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा भाषा जो निर्देश करती है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार 1935 की विचार करने की जो अनुमति देता है वो आर्टिकल 147 पर देता है, किसमें, जबकि हम बात कर रहे हैं वो सर्वोच्च न्यायालय को भारत सरकार अधिनियम में, भारत सरकार में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे ही बात करते हैं लेकर 24 नंबर, कौन सी धारा जो है संसद तथा राज्य विधानमंडलों में जो है अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण करता है। अनुसूचित जाति का मतलब होता है, अनुसूचित जाति होता है इससे एससी बोलते हैं, और अनुसूचित जनजाति जो होता है वो एसटी होता है, ठीक है। तो बात करता है अनुसूचित जाति के बारे में। तो अनुसूचित जाति जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, धारा 330 व 332, इनके ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यही बात करते हैं लेकर के 25 नंबर, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राज्यीय जो परिषद है वो आर्टिकल 263 में है, इनका ऑप्शन ए। एक राष्ट्रीय जो नदी विवाद है, हो सकते हैं कि जो राष्ट्रीय नदी विवाद है, जो नदी विवाद की बात करता है, नदी विवाद, ठीक है, ये अगर बात करते हैं एक से एक कम कर दीजिए, 262 हो जाएगा, उससे एक बढ़ा दीजिएगा तो अंतर्राज्यीय परिषद, उसका अध्यक्ष ही होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी, इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे ही बात करते हैं, तो ये तो आपको पता है 280 क्या है। अच्छा 280 जो है किस आर्टिकल जो है किसकी बात करती है, ये कमेंट में इसका राइट जरूर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में। नेक्स्ट ये बात करते हैं 26 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय ने जो है निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखता है। तो निजता का अधिकार ही क्या कहता है, निजता का अधिकार की बात करता है तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं, इनके ऑप्शन डी। 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो 21 है वो हमारा क्या करता है, तो वो बोल सकते हैं निजता का अधिकार, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है, ठीक है। तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट ही बात करते हैं 27 नंबर, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है, भारत के संविधान में वर्तमान में क्या शामिल है। तो वर्तमान में अगर बात करते हैं तो 444 धाराएं हैं, इनके ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा पड़ी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ही बात करते हैं लेकर हम लोग जो है अगला प्रश्न 28 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो 300 संबंधित जो किससे हो जाएगा, वो हमने देखा था कि ये जो है मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है, इसमें क्या ऑप्शन है इसका राइट आंसर। महान्यायवादी जो हो जाएगा हमारा आर्टिकल 76 से संबंधित हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो मुकदमे कार्यवाही से संबंधित है वो आर्टिकल 300 है, तो ये संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर है, मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, इंपॉर्टेंट है। तो मत देने का जो अधिकार है वो आर्टिकल आता है 326 में, इन ऑप्शन सी का क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। अब इसको आपको याद रखना है, जिसे हमने देखा पड़ी कि मत देने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 326 में है, और साथ ही साथ आपको याद रखना कि मत जो देने का अधिकार एक तरह से था वो पहले जो था वो 21 वर्ष था, जिसे घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया है। अब ये जो आर्टिकल था, इस संशोधन जो था वो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया था। ये बार बार प्रश्न पूछते हैं, तो आपको याद रखना कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से उम्र को जो है 18 वर्ष कर दिया गया था मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार को, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यही बात करते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग, तो कहने वाले हैं 22 भाग है, जो कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यही बात करते हैं भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं, अध्याय की बात करें या फिर भाग की बात करें, बात बराबर है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि प्रश्न कैसे पूछ सकता है आपको, तो ध्यान देनी है, शब्द का खाली हेरा फेरी रहेगा। 31 है, लोकसभा किस जो है किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्ययन सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का इजाजत दे सकता है।
तो जैसे लोकसभा जो है वो किस अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेदों के तहत जो है वो अध्यक्ष सदन के जो है किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का इजाजत देती है। मतलब जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो सदन के किसी भी सदस्य को, जैसे हम विधायक हैं लोकसभा के, तो हमें जो बोलने का अधिकार है मातृभाषा में, ये अधिकार दिया गया किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 120 के 1 के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है लोकसभा की बात है, लोकसभा की बात है, तो वो थोड़ी ना हो जाएगा कि हाँ राज्य से आएंगे, नहीं, वो अनेक प्रकार के राज्यों से आएंगे। ठीक है, लोकसभा में अनेक प्रकार के राज्य से होंगे, जैसे सभी मुख्यमंत्री होंगे, अपने राज्यपाल होंगे, सभी प्रधानमंत्री से भी आएंगे, राष्ट्रपति सब आएंगे। लेकिन हमने अगर बात करते हैं यहाँ पे लेकर जैसे विधानसभा की बात करता है, तो वो तो बात अलग हो जाती है हमारी। ठीक है, राज्यसभा हो जाता, लेकिन लोकसभा में अगर हमें जो है किसी भाषा में, अपनी मातृभाषा में अगर बोलने का अधिकार है, इजाजत देता है, तो वो अनुच्छेद 120 के 1 देता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ही बात करते हैं 32 नंबर। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में जो है कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? तो वार्षिक बजट में जो है ये हम कह सकते हैं इसकी संख्या निरूपित नहीं है। अब ध्यान से देखिए, आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखनी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 113 जो है कहता है कि इसके अनुसार हम वार्षिक बजट में अनुदान की मांगे संसद में पेश करते हैं और इनकी संख्या प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के लिए अलग होता है। तो प्रत्येक बोल सकते हैं कि जो मतलब कहने को कि प्रत्येक जो मंत्रालय है या विभाग है उनके लिए अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसमें कोई निश्चित जो है संख्यात्मक उत्तर नहीं है। अनुदान की मांगे जो है राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इसमें जो मांगे हैं जो मंत्रालय विभाग के लिए अलग अलग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एक नहीं है, इनकी निश्चित नहीं है संख्या इसमें। तो निश्चित संख्या इसमें निश्चित दिया गया, तो इसमें ऑप्शन 1 और 3 तो होगा नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, जो कि हमारे यहीं क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यही बात करते हैं लेकर 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है कुछ राज्यों के संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? कुछ राज्यों के संघ से, तो कुछ राज्यों के संघ से कौन करता है? 275 करता है, और ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये बिहार पुलिस अवर निरीक्षक में प्रश्न पूछा गया मेंस में। नेक्स्ट यही बात करते हैं लेकर हम लोग जो है, ध्यान से देखिएगा 34 नंबर, और बात करता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो पता होगा आपको कि 6 से 14 वर्ष की शिक्षा का जो अधिकार है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ये प्रदान कर रहा है आर्टिकल 21 के 1 में, इनके ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और इसे जो जोड़ा गया था ना, आपको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन नहीं, सॉरी 42वां नहीं, 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। आर्टिकल 21 के ए में ये चर्चा करती है। और ये देख रहे हैं आप बड़ी कि बिहार दरोगा 2025 में ये प्रश्न पूछा गया है, यानी कितना अपडेटेड प्रश्न है ये आपको देखनी है। सेम प्रश्न ये भी यहाँ पे 2025 में है, बिहार दरोगा में ही बात करता है कि भारतीय संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के तहत है? तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ये आर्टिकल जो करता है 246 करता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बोली कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा कि जो कह सकते हैं कि भारतीय में जो है राज्यों मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन करता है अनुच्छेद 246 करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, ऑप्शन ए क्या जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यही बात करते हैं, तो अगला टॉपिक हमारा है संविधान की अनुसूचियाँ। ध्यान से देखिएगा, संविधान की अनुसूचिया के बारे में देखेंगे, जिसमें से टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं और इन सभी को देखेंगे ध्यान से। जिसमें पहला प्रश्न है कि शिक्षा और वन संविधान में किस जो है सूची में अंतर्गत आते हैं? अच्छा, अनुसूचिया की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि शिक्षा और जो वन है वो संविधान के जो आते हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं, तो समवर्ती संघ में नहीं, समवर्ती सूची में आते हैं। इसमें क्या ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये भी, तो ध्यान देनी है। जिसमें से शिक्षा और वन की बात करते हैं तो समवर्ती में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये बात, और ये देख सकते हैं कि 2016 में प्रश्न पूछा बिहार पुलिस में। फिर कहता है भारतीय जो है संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है? अब देखिए, ये जो दल बदल विरोधी अधिनियम है ये संबंधित है 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची कहाँ पर है? तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अच्छा, ये दल बदल जो अधिनियम जोड़ा गया था ना एक तरह से 10वीं अनुसूची को, ये जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन। ध्यान से देखिए, 52वां संविधान संशोधन कितना, 52वां संविधान संशोधन 1900 कब, 85 के द्वारा, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 9वीं जो अनुसूची संबंधित था, 9वीं जो अनुसूची संबंधित था भूमि सुधार से, भूमि सुधार से, ये पहला संविधान संशोधन जो है 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये भी आपको याद रखना। लेकिन जो दल बदल था 10वीं अनुसूची में, इससे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था।
यही नेक्स्ट की बात करते हैं, अथवा में दी गई है सेम प्रश्न कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। हमने देखा कि 10वीं अनुसूची का संबंध है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसमें क्या ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ये बात करते हैं लेकर हम लोग जो सेम अथवा में प्रश्न दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है। तो दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है वो है 10वीं अनुसूची में। इसमें क्या ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में देखा था कि यहाँ भूमि सुधार से संबंधित है। ये पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ये जोड़ा गया था। ये कामन होगा, 15 नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। यही बात करते हैं लेकिन हम लोग जो अथवा में प्रश्न दिया गया कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है। देखिए भाषाओं का उल्लेख करने वाला कौन सी अनुसूची है, तो भाषा का जो उल्लेख करती है वो 8वीं अनुसूची करती है, जो कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। एंड यही बात करते हैं अगला लेकर हम लोग गता अथवा में ही कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध जो है भाषाओं के साथ है। तो यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे डिजिट में दिया गया, यहाँ पे हिंदी में दी गई है। तो 8वीं में दिए गए 8वीं अनुसूची में, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यही नेक्स्ट की बात करते हैं 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में। अब देखिए समवर्ती सूची में कौन है यहाँ पर, तो शिक्षा है समवर्ती सूची में, बात बिल्कुल सही है। कृषि जो है वो राज्य सूची में है, राज्य सूची में हो जाएगा। पुलिस भी राज्य में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं समवर्ती सूची को लेकर, तो ये शिक्षा हमारा क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची में आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है 5 ऐसे सूचियाँ थे जो है, याद रखेगा 5 ऐसे जो है सूची थी जिसे कृषि राज्य से लेकर जो है किसमें किया गया था, जो बोल सकते हैं कि समवर्ती सूची में जोड़ा गया था, ठीक है। तो आपको याद रखनी है। और यही बात करते हैं कि भारतीय संविधान में जो है कितनी अनुसूचियाँ है। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी है, तो अनुसूचिया प्रकार की बात करते हैं तो 12 अनुसूचियाँ, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 12वां अनुसूची क्या बताइएगा आप लोग, 12वीं जो अनुसूची है क्या है, किससे संबंधित है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं नगर पालिका के बारे में, ठीक है। पालिका या सहकारी समिति बोलते हैं इसको, सहकारी समिति याद रखिए, बढ़िया बढ़िया, सहकारी समिति, सहकारी बोलिए तो भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। और ये अगर बात करते तो इसे जोड़ा भी गया था एक प्रकार से, अगर हम बात करते लेकर, तो आपको पता होना चाहिए कि 74वां संविधान संशोधन था उस समय 1992 वाला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यही बात करते हैं लेकर हम लोग जो, और यही देखिए यहाँ पर 11 भी दिया गया है जिसे पंचायतों से संबंधित था, पंचायत से। तो इसे संवैधानिक अधिकार दिया गया था 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 के द्वारा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यही बात करते हैं 6 नंबर, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से जो है समवर्ती सूची में डाल दिए। इनमें से कौन से नीचे गलत विलिखित है। और जब 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला हुआ, इसके तहत क्या किया गया कि कुछ जो विषय थे राज्य सूची में, इससे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। जो कि हमने आपको बताया था कि जस्ट इसमें जो है 5 जो विषय थे उसे राज्य सूची से निकालकर इसमें तो समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वो कौन कौन थे इसमें, लेकिन कौन कौन थे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गलत कौन है, तो शिक्षा भी था, वन भी था, इसे डाला गया था। वन जंगली जानवरों का संरक्षण डाला गया था, शिक्षा तो डाला किया गया था, तो ये तो ही होगा। वन डाला गया था, ठीक है, लेकिन क्या स्थानीय सरकार डाला गया था, नहीं। ये जो स्थानीय सरकार है ना, ये राज्य सूची का विषय है, या अभी भी राज्य सूची का विषय है। भले ही वन जाकर आपको पता होगा कि ये जो है समवर्ती सूची का विषय हो गया है, लेकिन जो स्थानीय सरकार है अभी भी ये राज्य सूची का विषय है। अब पूछा इनमें से कौन गलत है, इसमें कि हम कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब जैसे 5 प्रकार का जो है था, जो 5 विषय थे इसे डाला गया था। 5 विषय कौन कौन है, जिसमें से हमारा शिक्षा हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, और एक मापतौल हो जाएगा, यानी कि माप बोल सकते हैं, मापन वन्य जीव, जिसे मापतौल बोल सकते हैं, और पक्षियों का संरक्षण हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगी, वन हमने वो देख ही लिया, ठीक है, इसमें हमने देख लिया, अपनी कोई दिक्कत नहीं होगा। न्याय प्रशासन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, न्याय प्रशासन हो जाएगा, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि ये सभी जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी जो है न्यायालयों का ये गठन भी संगठन किया गया था। तो ये सभी आपको याद रखना, जरूर सभी आ जाएगा। लेकिन नहीं जो था वो स्थानीय सरकार था, क्योंकि स्थानीय सरकार अभी भी क्या है, राज्य सूची का विषय है, क्या राज्य सूची का ही विषय है। तो इसमें से गलत करेगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि पूछा क्या जा रहा था, गलत कौन है, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट ये बात करते हैं 7 नंबर, निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। अब देखिए संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है, ध्यान से देखिएगा, संघीय सूची में सम्मिलित नहीं बात की जा रही है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो रक्षा, रेलवे, ये सभी है, लेकिन क्या स्थानीय सरकार शासन है, नहीं। स्थानीय शासन क्या, स्थानीय जो सरकार है वो राज्य सूची का विषय हमने जस्ट देखा था। क्यों ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी आरबीआई भी जो है वो क्या है, केंद्र जो बोल सकते हैं कि संघीय सूची का विषय है, रेलवे भी है और रक्षा भी है। तो ये सभी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यही बात करते हैं आगे को लेकर हम लोग 8 नंबर प्रश्न,
भारत के संविधान की निम्नलिखित में से जो है कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्ता शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो स्वायत्ता शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान जो है वो 6ठी अनुसूची में है। इसमें क्या ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपको तो याद रखिएगा, ठीक है। 10वीं में देखा था दल बदल से संबंधित है, ये आपको याद रखनी है। यही बात करते हैं 9 नंबर हम लोग। राज्य सरकार का ऑडिट क्या है? राज्य सरकार का ऑडिट क्या करता है? राज्य सरकार का ऑडिट करता है एक यूनियन विषय का। इनके ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आपको जो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, ठीक है, याद रखिएगा, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है ये इसके अंदर जो है विषयों का बंटवारा जो है 3 सूचियों के अंदर किया जाता है, जिसमें से हम लोग संघ सूची देखें, राज्य सूची देखें और समवर्ती सूची देखें। तो सूचियों का जो वर्णन है कितने है? 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और राज्य सरकार की ऑडिट जो है वो विदेशी मामलों, युद्ध और शांति, रेल, डाक आदि की जो है संघ की सूची के में विषय है। तो ये सभी आपको याद रखनी है। यही बात करते हैं लेकिन हम जो है 10 नंबर। तो कहता है कि भारतीय संविधान में जो है अवशिष्ट शक्तियां किसमें समाहित होती है? इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियां जो होती है वो संसद के पास होती है। इसमें क्या ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है भारतीय संविधान में जो है 3 अनुसूचियां हैं। अब तीनों अनुसूचियां जो हम देखा कि संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में बात करती है, ठीक है, जिसमें से जो है अवशिष्ट शक्तियां की विषय है जो इन तीनों सूची में शामिल नहीं है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 आपको पता होगा 248 के बारे में कि इसके अनुसार जो है अवशिष्ट शक्तियों का जो है वो निहित है। अगर बात करते हैं कि अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है तो संसद के पास है, और साथ ही किस आर्टिकल में है? 248 में है, ठीक है। एंड यही बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो है संसद को उन विषयों पर कानून बना सकती है जो संघ सूची और राष्ट्र सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो ये किसका अधिकार है? अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार वो संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल कितना? 248 के तहत। नेक्स्ट है भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? बताएं हम लोग कि इसमें जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों आ जाएगा? नहीं, इसमें सिर्फ केंद्र सरकार आएगा। इनके ऑप्शन एक क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यही बात करते हैं लेकर हम लोग जो है 11 नंबर। केंद्र सरकार राज्यों का निर्देश जारी कर सकता है। केंद्र सरकार जो है वो हम कह सकते हैं कि राज्यों का निर्देश जारी कर सकता है। तो राज्यों का निर्देश जारी कर सकता है ये हम कह सकते हैं संघ सूची के संदर्भ में, राष्ट्र सूची के संदर्भ में, समवर्ती सूची के संदर्भ में उपयुक्त में से क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो केंद्र सरकार जो है राज्यों को उपयुक्त सभी विषयों के संदर्भ में जो है ये निर्देश जारी करता है। निम्नलिखित जो है बात करते हैं स्थितियों को लेकर कि यदि संसद ने राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाया, या यदि राज्य सरकार राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बनाने की विफल रहती है, यदि राज्य सरकार राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बनाती है जो केंद्र सरकार का कानून की विपरीत होता है। इसमें क्या ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त में से सही हो जाएगा। 12 नंबर है 6ठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? 6ठी अनुसूची हमने देखा पड़ी कि इसमें असम, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा जो है विशेष राज्यों से संबंधित है। अन्य एक प्रकार का जो ये राज्य है ये इनसे संबंधित है, और ये सभी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यही बात करते हैं ये सभी जो है ये बात करते हैं तो ये पूर्वी जो है जनजातीय राज्यों से संबंधित है, जिसमें से 4 जो है राज्य है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जो है ये राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जो है संबंधित है, जिसमें संविधान का अनुच्छेद 244 में इन क्षेत्रों का जो है कितना आर्टिकल 244 में इन जो है क्षेत्रों को विशेष प्रदान करता है कि 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों में बांटा गया है। यही बात करते हैं लेकर हम लोग जो है तो अगला अथवा प्रश्न दी गई है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न से किस राज्यों से है? तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों इनकी एससी और एसटी के बारे में तो ये चर्चा कौन करता है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम करता है। इनके ऑप्शन ये बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट ये बात करते हैं 13 नंबर, योजना किस सूची से संबंधित है? अभी देखा योजना जो हमारा संबंधित हुआ वो समवर्ती सूची से संबंधित है। इसमें क्या ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये बात करते हैं 14 नंबर, प्रत्येक राज्य से जो है राजभाषा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो प्रत्येक राज्य से राजभाषा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित करती है? तो ये 4थी अनुसूची से करती है। इसमें क्या ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे ही बात करते हैं लेकर अथवा में सेम प्रश्न दिया गया कि राजभाषा की सीटों का आवंटन जो है हेतु प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में से निहित है? तो पलट दिया प्रश्न, ठीक है, पलट दिया प्रश्न मतलब 4थी अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यही बात करते हैं लेकर 15 नंबर, भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। इसमें क्या ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर है। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यही बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं। इसमें क्या ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही बात करते हैं 16 नंबर, 5वीं अनुसूची जो है किस विशिष्ट समूह के लोगों को जो है शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो हमने जस्ट यहाँ पे देखा था अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यही बात करते हैं, लेकिन हम लोग जो है प्रश्न 17 नंबर, निम्नलिखित में से जो है क्या अच्छा प्रश्न छूटा भी है क्या, 16 सही है। 17 कहता है कि निम्नलिखित में से जो है क्या सिद्धांत की 11वीं अनुसूची में शामिल है। 11वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है, अब ये इंपॉर्टेंट है। तो 11वीं अनुसूची में आपको पता चाहिए कि विषयों की जो है बात करती है, इसमें से हम लोग अगर बात करते हैं पंचायतों से संबंधित है, ठीक है, विशेष मतलब पंचायतों को जो है एक संवैधानिक अधिकार से संबंधित है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बंदी की है, अब ध्यान से देखिएगा, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल जो 29 विषयों के बारे में बात करता है, किसमें 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में जो है 18 विषयों का वर्णन है। अभी 29 विषय इनमें से कौन नहीं इसमें शामिल है, क्या कौन शामिल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें कि पुस्तकालय शामिल है, ईंधन और बोल सकते हैं कि चारा भी शामिल है, लेकिन ग्रामीण खेल ये संबंधित नहीं है। तो ग्रामीण खेल जो है ये 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, यानी कि 11वीं अनुसूची का विषय नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आपको याद रखना है, जिसमें अगर बात करते हैं कि इसमें जो ग्रामीण सूची में शामिल है इंपॉर्टेंट में, जैसे कृषि हो गया, ठीक है, ग्रामीण विकास हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्र शामिल है, लेकिन ये ग्रामीण खेल इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन जाएगा, इंपॉर्टेंट बन जाएगा, उसमें इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखनी है। एंड जैसे हमने 12वीं सूची में 18 विषय के बारे में देखा, तो वो भी आपको याद रखनी है। ये नेक्स्ट की बात करते हैं 18 नंबर, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया, तो ये संवर्धित सूची में रखा गया। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये बात करते हैं नेक्स्ट नंबर, भारतीय संविधान की किस जो है बोल सकते हैं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कृषि की विपणन किस सूची में है। तो कृषि का विपणन ये राज्य सूची का विषय है, तो क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखनी है। यही बात करते हैं नेक्स्ट हमारा 20 नंबर, संघीय सूची के अंतर्गत आता है। तो संघीय सूची के अंतर्गत कौन आ जाएगा हमारा, यहाँ पर कृषि आएगा, नहीं आएगा, कृषि नहीं आएगा, संचार रक्षा आएगा, संचार आ जाएगा, रक्षा आ जाएगा, जो कि बोल सकते हो उपयुक्त में से एक से क्या हो जाएगा हमारा अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। लेकिन कृषि नहीं आएगा, तो आपको याद रखना कृषि राज्य सूची का विषय है। यही बात करते हैं हम 21 नंबर, राज्य जो है सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा क्या बात करता है, ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर कहता है कि राज्यसभा जो है वो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है, और अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भ विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। और यही हमारा राष्ट्र जो है सभा के संदर्भ में संदर्भ सही कथन का ये व्याख्या करता है। इसमें क्या ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा अपनी राइट आंसर। भले ये लंबा प्रश्न है, भले ये लंबा ऑप्शन दिया गया होगा, लेकिन ऑप्शन बहुत ही छोटा है, ठीक है, मतलब बहुत छोटा क्वेश्चन है। 22 नंबर है कि संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन असत्य है। ध्यान देखिए, असत्य कथन का बात करता है संघ सूची के बारे में, और ये बिहार ट्री में जो क्लास 6 to 8 क्लास वाला में 2023 में प्रश्न पूछा गया। तो संघ सूची में क्या बात करता है, संघ सूची में बात करती है कि अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे जो है राष्ट्रीय महत्व का विषय है, बात बिल्कुल सही है। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की जो है नीतियां की आवश्यकता, और इसी कारण जो है इन विषयों को संघ सूची में डाला गया, ये बात बिल्कुल सही है। संघ सूची में जो है वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, ये भी बात बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा तब जब बात करता है सत्य को लेकर, लेकिन पूछा रहा कौन असत्य है, इट्स मीन उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन ई ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट 23 नंबर है समर्थित सूची का उल्लेख है। समर्थित सूची का उल्लेख हमने देखा है आपने कि 7वीं अनुसूची में है, जो कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो वो समर्थित सूची की बात करें या फिर राज्य सूची की बात करें या फिर केंद्र सूची की बात करें, बात बराबर हो जाएगा हमारा, यानी संघ सूची की बात करें बात बराबर होगा, 7वीं अनुसूची में होगा। 24 है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचियां जो है नगर पालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करता है। नगर पालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करता है 12वीं अनुसूची, जो कि हमने पहले भी देखा था, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये बात करते हैं, लेकर हम लोग जो है अगला 25 नंबर करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में से जो है समर्थित सूची जो है का विचार भारतीय संविधान से लिया गया, यानी कि अपनाया गया है। तो समर्थित सूची जो लिया गया है वो हमारा कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसमें ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समर्थित सूची की बात करता है तो यहाँ पर क्या जाएगा, क्या जाएगा हमारा अपनी सी इसका राइट आंसर, ठीक है, तो याद रखना है। यही बात करते हैं, लेकर हम लोग जो है अपनी 26 नंबर, पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है। तो पुलिस प्रशासन जो आता है वो राज्य सूची का विषय था, इसमें की ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, अपनी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यही बात करते हैं 27 नंबर, हाल ही में जो आंध्र प्रदेश से अलग करके नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इसे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन किया गया है। तो नए जो तेलंगाना राज्य का जो गठन किया गया ना, इसे रखा गया अनुसूची 1 में, अनुसूची किधर रखा गया, 1 में रखा गया। इनके ऑप्शन यही क्या हो जाएगा हमारा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
इसमें की बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेकर 28 नंबर, राज्य सूची के विषय पर जो है संसद का जो है कानून बना सकती है। तो राज्य सूची के विषय पर कानून तभी बनाएगी जब वो 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव हो राज्यसभा द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा। जब 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर हो तभी राज्य सूची जो है वो विषय मतलब कि राज्य सूची पर जो है विषय वो संसद कानून बना सकती है। इसमें क्या ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न बिहार पुलिस मद निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशमन जो है पदाधिकारी परीक्षा 3/9/2023 में प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट ये बात करते हैं 29 नंबर, संसद के सदस्यों को शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की किस अनुसूची में पाया जाता है? तो संसद के सदस्यों का शपथ का प्रारूप जो है, संसद के सदस्यों का शपथ की बात करता है कौन सा? 3वीं अनुसूची में। इनके ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जैसे संघ एवं राज्य का बात करता है 1 में, 2 में वेतन की बात करता है और 3 में जो है वो शपथ का प्रावधान है। क्या? शपथ का प्रावधान है। यानी बोल सकते हैं ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा अपनी? राइट। नेक्स्ट 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संवर्धित सूची में शामिल है? अब संवर्धित सूची में शामिल हमारा कृषि है? नहीं, ये राज्य सूची का विषय है। जंगल हो जाएगा? हाँ, ये संवर्धित सूची का विषय है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। पुलिस भी क्या है? राज्य सूची का विषय। क्या है? पुलिस भी जो है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं प्रस्तावना। अभी जो प्रस्तावना हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, इट्स मीन की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को पहले लाइक कीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये अगर बात करते हैं इन सभी का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में अपना थोड़ा सा विचार जो है जरूर दीजिएगा। और एक और बढ़िया कि ये जो पहला प्रश्न है प्रस्तावना का कि भारत जो है संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार जो है संशोधन हुआ है, कितने प्रस्तावना में, ये आप कमेंट में इसका राय जो है आंसर जरूर दीजिएगा। तो जरूर देना ही है, देना है। और बाकी ये जो है रेगुलर क्लास चलती रहेगी, तो आप जुड़िए क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है और ये सभी प्रश्न आपके डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरा सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो आप जो है बोल सकते हैं कि इसी चैनल के जो है प्लेलिस्ट पर चले जाइए, प्लेलिस्ट बना देगा, वहाँ पर पार्ट बाई पार्ट करके सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। मिलेंगे फिर नए वीडियो का, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद। आप सभी के लिए हमारे तरफ से पीडीएफ कोर्स लॉन्च की गई है। इस कोर्स में आपको भारत के उन सभी टीचर का नोट्स और पीडीएफ मिलेंगे एंड ये सभी पीडीएफ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पर होंगे, जिसमें जुड़ने के लिए आपको 99 रुपीज़ का मात्र एक बार पेमेंट करना है एंड जिसके लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज 94 30 53 48 79 पर करनी है एंड उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और फिर आप हजारों बुक का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफ़र कब समाप्त हो जाएगा इसकी कोई पता नहीं, लेकिन ये कोर्स बाद में आपको 499 रुपीज़ यानी कि 500 रुपया का हो जाएगा और मार्केट में जितने भी न्यू बुक का पीडीएफ आएगा सभी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप आसानी पूर्वक से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं आप अगर एक बुक का पीडीएफ लेते हैं तो आपको 21 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे बेहतर है कि आप 99 रुपीज़ का पेमेंट कीजिए एक बार और फिर आप हमेशा के लिए हज़ारों बुक का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। तो जल्दी कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज 94 30 53 48 79 पर और जल्दी से ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और लाभ उठाइए। जय हिंद।